गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम गुंजन जोशी फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल मोना। तो आज हम अपनी क्लास 6 का चैप्टर 11 जो देखकर भी नहीं देखते पढ़ेंगे। इस पाठ के जो लेखिका हैं वो हैं हेलन केलर। ठीक है, हेलन केलर, आप हेलन केलर के बारे में जानते होंगे। लेखिका है हमारी हेलन केलर इस पाठ की। तो लेखिका जो हेलन केलर थी उनका जन्म 1880 से लेकर 1968 तक का था, मतलब उनकी जो जीवन अवधि थी। ठीक है, वो अमेरिका में जन्म हुआ था उनका। और उनका एक ऐसा नाम है हेलन केलर जो घोर अंधकार के बीच में रोशनी देता है। ठीक है, कल्पना करो कि जो ना सुन सकता हो, जो ना देख सकता हो, फिर भी वह लिखना पढ़ना और बोलना सीख ले, भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीने के लिए उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाए। ऐसी थी हेलन केलर। तो जब वो 1.5 वर्ष की थी तब बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में वो अपनी आत्मकथा को उन्होंने प्रकाशित किया, स्टोरी ऑफ लाइफ, और उसमें उन्होंने लिखता कि मुझे तो ये याद नहीं है कि ऐसा हुआ, ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि रात कभी ख़त्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। ठीक है, वो कहती है वो काफ़ी निराश भी रही, लेकिन उन्होंने निराशा में कभी हार नहीं मानी। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। ठीक है, मतलब सारी भाषाओं में ये छपी है किताब उनकी। कौन सी? स्टोरी ऑफ माई लाइफ। ठीक है, उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलन केलर भारत भी आई थी। चलिए अब हम हेलन केलर की लिखे हुए इस पाठ को पढ़ते हैं। वो क्या कहती हैं? कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ। कहते कभी कभी मैं क्या करती हूँ, अपने दोस्तों की परीक्षा लेती है, परखने के लिए कि क्या वह देखते हैं। क्या परखने के लिए? ये परखने के लिए कि क्या वो देखते हैं। हाल ही में मेरा एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उससे पूछा आपने क्या क्या देखा। वो कहते हाल ही में मेरी एक मित्र थी जो जंगल की सैर के लिए गई थी। जब वो वापस लौटी तो मैंने उससे पूछा कि आपने क्या क्या देखा। तो वो कहती कि कुछ खास तो नहीं। उसने क्या बोला? कुछ खास नहीं, उसका यह जवाब था। ठीक है, कहते मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी थी। तो वो कहती है, लेखिका कहती कि मुझे ज़्यादा अचरज अर्थात क्या? आश्चर्य, हैरानी कहते हैं जिसे। उनको क्या वो ज़्यादा हैरानी नहीं हुई ये जानकर, क्योंकि वो इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी थी, मतलब उन्हें आदत पड़ चुकी थी ऐसे उत्तर सुनने की। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते। कहते कि मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वो देखते बहुत कम है। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ ना देख पाए? तो कहते कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी वो कोई विशेष चीज़ ना देख पाए? कह रही मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। कहती कि मुझे जिसे दिखाई नहीं देता वो सैकड़ों ऐसी चीज़ें रोज़ देखती है जिन्हें वो छूकर पहचान लेती है। वो कहती है मैं भोज पत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदुरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। कहती कि मैं भोजपत्र कोई पेड़ है, उसकी चिकनी छाल और चीड़ की जो छाल होती है, खुरदुरी होती है, कहती मैं उन दोनों का स्पर्श से ही पहचान लेती हूँ कि ये कौन सा पेड़ है। और कहती वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियाँ खोजती हूँ। कहती कि वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियाँ खोजती हूँ, क्योंकि वसंत के मौसम में फूल खिलते हैं ना। तो कहती है मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में क्या होता है, बहुत अपार मतलब काफ़ी आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ है। वो कहते हैं कि इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का एहसास होता है। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। वो कहते हैं कि जब मैं बहुत खुशनसीब, कभी कभी मेरा नसीब इतना अच्छा निकलता है कि जब मैं टहनी पर हाथ रखती हूँ तो मुझे क्या होता है, चिड़िया के मधुर स्वर कानों में मेरे पड़ते हैं। वो कहते हैं अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए, वो कहती कि मैं अपनी उंगलियों के बीच जब झरने के पानी को बहते हुए महसूस करती हूँ तो मुझे बहुत आनंद, मुझ में आनंद की उत्पत्ति हो जाती है, मतलब मैं आनंदित होती हूँ, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। क्या? प्रकृति का स्पर्श। ठीक है, मुझे चीड़ की फैली, वो कहती है मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ या पास के मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। वो कहती कि मुझे चीड़ की पत्तियाँ और क्या घास का मैदान एक महंगी कालीन से ज़्यादा प्रिय हैं। ठीक है, वो कहते हैं बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। कहती कभी कभी मेरा मन इन सब चीज़ों को देखने के लिए बेचैन हो जाता है। कहती अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध हो जाएगा। कहती है
जिन चीज़ों को मैं सिर्फ छूने भर से इतना खुशी महसूस करती हूँ, उनको तो देख के मेरा क्या होगा, मेरा मन मुग्ध हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। वो कहती है लेकिन जिन लोगों की आंखें हैं वो शायद देख ही नहीं पाते हैं, वो बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। वो कहती है इस दुनिया के जो विभिन्न प्रकार के जो रंग हैं वो उनकी संवेदना अर्थात उनकी सहानुभूति को नहीं छू पाते। मनुष्य अपनी क्षमताओं, वो कहते मनुष्य अपनी योग्यताओं की कभी कदर नहीं करता। वह हमेशा उस चीज़ के लिए आस लगा रहता है जो उसके पास नहीं है। ये कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, जबकि इसके नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। वो कहते कि कितने दुख की बात है कि जिन लोगों को भगवान ने देखने की क्षमता दी है, जिनको उसका आशीर्वाद देता है, वो उसे बहुत साधारण सी वस्तु समझते हैं, बहुत साधारण सी शक्ति समझते हैं। जबकि इस नियामत अर्थात भगवान से मिली हुई, ईश्वर की देन, ठीक है, इस नियामत से ज़िंदगी क्या है, खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरी भरी की जा सकती है। ठीक है, तो ये हेलन केलर द्वारा लिखी हुई वस्तु। मैं आपको हेलन केलर के बारे में, लेखिका के बारे में बता चुकी हूँ, ये इसमें लिखा है। अब क्या है, प्रश्न अभ्यास है। तो अब क्या है, जिन लोगों के पास आँखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता था? तो देखिए, हेलन केलर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो लोग किसी चीज़ को निरंतर देखने के आदी हो जाते हैं वे उनकी तरफ अधिक ध्यान नहीं देते। उनके मन में उस वस्तु के प्रति कोई जिज्ञासा नहीं रहती। ईश्वर की दी हुई देन का वे लाभ नहीं उठा सकते। फिर क्या, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? प्रकृति का जादू वह है जो प्रकृति के रूप में नित्य कुछ ना कुछ परिवर्तन करता है। प्रकृति अपने रूप के आकर्षण में हमें अपनी ओर खींच लेती है। ठीक है, मतलब अपनी ओर आकर्षित करती। प्रकृति में विविधता है, अलग अलग वृक्षों की अलग अलग घुमावदार बनावट और उनकी छाल और पत्तियां होना, फूलों का खिलना, कलियों की पंखुड़ियों की मखमली सतह, बागों में पेड़ पर गाते पक्षी, कलकल करते बहते हुए झरने, कालीन की तरह फैली हुई घास के मैदान, ये सब क्या प्रकृति के जादू है? कुछ खास तो नहीं। हेलन के मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? प्रकृति में चारों ओर देखने और समझने की बहुत सी चीज़ें, फिर भी उनके मित्र कह रही हैं कि उन्हें कुछ खास नहीं देखा। लेखिका का मानना है कि वह कुछ भी देखना ही नहीं चाहती। वह उन चीज़ों की चाह ज़रूर करती है जो उनके आसपास नहीं है। हेलन केलर प्रकृति की किन चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी? पाठ के आधार पर इसका उत्तर लिखो। तो क्या है, हेलन केलर कहते हैं प्रकृति की अनेक चीज़ों जैसे भोजपत्र, पेड़ की चिकनी छाल, चीड़ की खुरदुरी चाल, टहनियों में नई कलियों, फूल की पंखुड़ियों की बनावट को छूकर और सूंघकर ही पहचान लेती थी। ठीक है, समझकर। अब क्या है, जबकि इस नियामत से ज़िंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, तुम्हारी नज़र में इसका क्या अर्थ हो सकता है? कि हमारी आंखें अनमोल होती है, संसार की सारी खूबसूरती आंखों से है, जीवन के सभी रंग आंखों से हैं, अतः यह ज़िंदगी की बहुत बड़ी देन है। इसमें ज़िंदगी को रंगीन और खुशहाल बनाया जा सकता है और अपने सारे दुखों को भुलाया जा सकता है। अब आपको निबंध से आगे देखने को बोला है। क्या बोला है? आज तुमने अपने घर से आते हुए बारीकी से क्या क्या देखा सुना, मित्रों के साथ समझ। अभी इसमें बोल रही है लेखिका कि तुमने अपने घर से आते हुए क्या क्या देखा, ध्यान से उसकी सूचना बनाओ, मतलब उसके बारे में चर्चा करो। कान से सुन न पाने पर आसपास की दुनिया कैसी लगती होगी, इस पर टिप्पणी लिखो और कक्षा में पढ़कर। तो यहाँ पे लेखिका कह रही है अगर आप कान से सुन ना पाओ तो आप दुनिया कैसी लगेगी? कान से सुन ना पाने पर दुनिया कैसी लगेगी? अजीब लगेगी ना। आंखें तो सब देखती होंगी पर कुछ सुनाई नहीं देगा, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप क्या है मूक फिल्में देख रहे हैं जिसमें आवाज़ नहीं है, उसके बिना ना मनोरंजन भी नहीं होता है, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिले जिसे दिखाई न देता हो तो तुम उसके सुनकर, सूंघकर, चखकर, छूकर अनुभव की जाने वाली चीज़ों के संसार के विषय में क्या क्या प्रश्न कर सकते हो, लिखो। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि अगर तुम्हें किसी को कोई चीज़ दिखाई नहीं देगी तो तुम अनुभव के हिसाब से कैसे सुनोगे? देखो, हम अपनी किसी भी ध्वनि को सुनकर वह कैसे अनुमान लगाते कि ध्वनि किसकी है, किसी भी चीज़ को वो चखकर कैसे देखते कि वो कैसा है, क्या आप पक्षी की आवाज़ को सुनकर उसका नाम बता सकते हैं, ये कैसे संभव हो पाता है, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, अब हम अपनी पांचों इंद्रियों में आंखों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। ऐसी चीज़ों के एहसासों की तालिका बनाओ जो तुम 4 इंद्रियों से महसूस कर सकते हो। 4 इंद्रियों से क्या महसूस कर सकते हैं हम जैसे कि सुनकर, चखकर, सूंघकर, छूकर। सुनकर कोयल का मधुर स्वर, कोयल की आवाज़, माँ की नाराज़गी ना गीत सुनकर, और चखकर क्या सेब या आम की मिठास और अचार की खटास, मिर्च का
तीखापन, इमली का चटपटा स्वाद, सूंघकर फूलों की गंध सूंघ सकते हैं, भोजन की गंध, गैस की गंध, ठीक है। छूकर क्या, बर्फ़ की ठंड, आग की गर्मी, कपड़े के किस के प्रकार की जानकारी, शरीर का तापमान। अब भाषा की बात है। भाषा में पाठ में स्पर्श से संबंधित कई शब्द आए हैं। नीचे ऐसे कुछ शब्द दिए गए हैं, बताओ उसमें स्पर्श। देखो, चिकना तेल, घी, क्रीम में चिकनापन होता है। मुलायम रेशमी कपड़ा होता है। खुरदुरा लकड़ी की छाल। सख्त क्या होता है, लोहा पत्थर। चिपचिपा क्या होता है, गोंद। भुरभुरा क्या होता है, रेत होती है भुरभुरी, ठीक है। अब क्या पूछा है, अगर मुझे इन चीज़ों को छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मैं मन मुग्ध हो जाएगा। ऊपर रेखांकित संज्ञाएं क्रमशः किसी भाव और किसी की विशेषता के बारे में बता रही। ऐसी संज्ञाएं भाववाचक कहलाती है। गुण और भाव के अलावा भाववाचक संज्ञाओं का संबंध किसी की दिशा और किसी कार्य से भी होता है। भाववाचक संज्ञा की पहचान यह है कि इससे जुड़े शब्दों को हम सिर्फ महसूस कर सकते, देख या छू नहीं सकते। आगे लिखी भाववाचक संज्ञा को पढ़ो और समझो। इनमें से कुछ संज्ञा और कुछ क्रिया से बने हैं, उन्हें भी पहचान कर लिखो। देखो आपको कुछ तो मिठास, भूख, शांति, भोलापन, बुढ़ापा, घबराहट, भाव, फुर्ती, ताजगी, क्रोध, मजदूरी, एहसास। देखो अब भाववाचक संज्ञा क्या है, मिठास। मूल शब्द क्या है इसका, मीठा। और संज्ञा विशेषण है या क्रिया है, विशेषण है, ठीक है, ये मिठास। वाह। अब भूख है, भूख क्या है, इसका मूल शब्द क्या है, भूखा। और ये क्या है, विशेषण है। शांति, शांत मूल शब्द विशेषण है, ठीक है। बुढ़ापा, बूढ़ा, ये क्या है, विशेषण है। बूढ़ा मूल शब्द है। भोलापन, भोला मूल शब्द क्या है, भोला है और विशेषण है। और घबराहट में भी क्या है, घबराहट में घबराना मूल शब्द है, क्रिया है, ठीक है। भाव, ये भी बहना क्रिया है। फुर्तीला, फुर्ती, और ये विशेषण है। ताजगी, ताजगी में ताजा है, विशेषण है। मजदूरी में मजदूर है, संज्ञा है। एहसास में एहसास विशेषण है। अब बोला है, क्या बोला है आपको, अनुमान और हाँ, तीसरा प्रश्न, मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। उस बगीचे में आमलता, सेमल आदि तरह तरह के पेड़ थे। ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में रेखांकित शब्द देखने में मिलते जुलते हैं पर उनके अर्थ भिन्न है। नीचे दिए गए कुछ ऐसे शब्द वाक्य बनाकर उसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। अवधि, और, मैं, दिन, दीन, मेल, मैल, सिल, सील, ठीक है। तो अवधि, अवधि में, ये सब क्या है, अवधि का आपको करना है। तो ये प्रश्न पत्र पूरा करने की अवधि 3 घंटे। अवधि अर्थात क्या है, अवधि मतलब समय, समय की अवधि। अवधि अलग है। अवधि में क्या हो गया कि ये भाषा है एक, तो बोलते हैं अवध क्षेत्र में अवधि भाषा बोली जाती है। मैं मतलब किसी चीज़ के अंदर। तो सुमन से मेरी मुलाकात बगीचे में हुई। मैं मतलब मैं दिल्ली का निवासी हूँ या मैं कहीं का। और दिशा का है, जैसे और दिशा की, रास्ता मेरे घर की ओर जाता है। और राम और श्याम भाई हैं। दिन, आज दिन बहुत सुनहाना है। दीन, हमें दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए। सिल, माँ सिल पर मसाला पीस रही है। सील स्वभाव के लोग सबको अच्छे लगते हैं, ठीक है। और यह यहाँ पे आपका जो पाठ है वो पूरा होता है। और ये अनुमान और कल्पना के प्रश्न आपको खुद अपने अनुमान और कल्पना लगाकर करने हैं, ठीक है। तो चलिए पाठ यहाँ पे खत्म होता है।